अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज की सबसे बड़ी खबर के ऊपर ही तज्जिया तबसरा हमने करना है। अमेरिका ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर 69 टू बी स्पेसिफिक तिजारती टैरिफ्स लगा दिए हैं। ये जो तिजारती टैरिफ्स हैं, इसका ऐलान तो साल के आगाज़ में ही ट्रंप कर चुके थे और इनिशियली उन्होंने कुछ टैरिफ्स बोले भी थे ममालिक के लिए कि क्या परसेंटेज लगेगी, लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक से उन्होंने रूम छोड़ा के नेगोशिएट करें और उसके बाद अब यानी कल रात उन्होंने ऐलान किया कि फ़ाइनल जो परसेंटेज है वो क्या है। उसमें पाकिस्तान के हिस्से में 19% आया है। यानी इनिशियली जो साल के आगाज़ पर 29%, 29% टैक्स था, वो अब 29% हो गया पाकिस्तान के लिए, अगर उसको अमेरिका से तिजारत करनी है तो। इसका क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है, ये सब कुछ आज हम समझेंगे। ज़रा ख़ित्ते से भी मवाजना करेंगे, क्योंकि ख़ित्ते के जो दीगर ममालिक हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगा है। और जैसे आप बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम को ले लें, उनके ऊपर 20% लगा है। थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया के ऊपर 19% लगा है। और हमारा पड़ोसी भारत, इसके ऊपर अभी भी 25% टैक्स है, ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी दिया है अमेरिका ने कि वो अभी भी नेगोशिएशंस के दरमियान में है भारत के साथ। अब ये सब कुछ आदाद शुमार क्या मुराद रखते हैं पाकिस्तान के लिए, इसको ज़रा डिसाइफर करेंगे। और ख़ित्ते में पाकिस्तान के लिए क्या कोई एज हासिल हो सकेगा, ये जो 19% हम रेट के ऊपर इनसे ट्रेड करेंगे, इससे ये भी समझेंगे। साथ ही साथ आपको पता है गुज़श्ता रोज़ ही एक माहिदे का भी ऐलान हुआ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में अमेरिका इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में, जिसमें तेल के ज़खायर ख़ास तौर पे हाईलाइटेड थे, फिर माइंस एंड मिनरल्स और दीगर चीज़ें भी। इस सब को हम डिस्कस करते हैं। ये जो ट्रेड टैरिफ्स हैं 19%, इनसे क्या पाकिस्तान के ऊपर असर होगा, इससे शुरू करते हैं अपनी गुफ्तगू। हमें ज्वाइन कर इस डिस्कशन के लिए मोहम्मद सुहेल साहब, हुमा फ़खर साहिबा, आप दोनों माहिर माशियात हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ जुनेद नकी साहब, कोरंगी ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर हैं आप, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी एजाज़ सैयद साहब, हमारे हाउस एनालिस्ट भी हैं, बहुत शुक्रिया एजाज़ आपका भी। मोहम्मद सुहेल साहब, आपसे शुरू करते हैं। ज़रा पहले हमें समझाइएगा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ कितनी ज़्यादा ट्रेड करता है, या क्या वॉल्यूम है इन दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड का, और एक्सपोर्ट पाकिस्तान कितनी करता है अमेरिका को, और ये जो 19% का टैक्स है, इसका क्या मतलब है पाकिस्तान के लिए, कितना असर पड़ेगा हमारे ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अरीना। देखें, पाकिस्तान के लिए तो अमेरिका एक बहुत बड़ा पार्टनर है। 7 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पाकिस्तान करता है और ज़्यादातर वो टेक्सटाइल रिलेटेड है। बट अमेरिका की जो खुद की जो डिमांड है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें पाकिस्तान तो बहुत ही एक छोटा सा प्लेयर है। मगर आई थिंक ये जो निगोसिएशन हो रही हैं, उसकी सिंबॉलिक वैल्यू इस तरह थी कि दुनिया ये देखना चाहती थी, या पाकिस्तान ये देखना चाहता था कि अमेरिका का झुकाव किस तरफ है। तो अगर जहाँ तक आप इसका इम्पैक्ट देखें, तो जिस तरह आपने अपने इब्तिदाई में बताया कि अब सारे जो पाकिस्तान के कंपेटिटर हैं जो टेक्सटाइल अमेरिका को भेजते हैं, जिसमें कंबोडिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, चाइना है और इंडिया है, अब सब तकरीबन 15-20% के करीब आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव एज तो नहीं है। 1% अगर है बांग्लादेश के मुकाबले में, 6% है इंडिया के मुकाबले में, चाइना का भी हुआ नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर आप इसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स पे पूछें तो कोई मेजर या सब्सटैंशियल इम्पैक्ट तो नज़र नहीं आता, मगर स्लाइट इम्पैक्ट ज़रूर होगा। बट हमें इसको एक और तनाज़ुर में भी देखना चाहिए, जिस तरह मैंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को इवैल्यूएट किस तरह कर रहा है। तो 1% बांग्लादेश से कम करके भी एक सिग्नल दिया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान की प्रेफरेंस बांग्लादेश से ज़्यादा है, भारत से तो ज़्यादा ही है। तो मेरे ख्याल में इसकी 2 वैल्यूज़ हैं, एक मॉनेटरी वैल्यू है, जिस तरह मैंने आपको बताया, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा एक्सपोर्ट्स पे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक ये सिग्नल ज़रूर है कि पाकिस्तान जो साउथ एशिया में ममालिक हैं, उसकी प्रेफरेंस में कदरे बेहतर है। अच्छा, इसको एक बड़ी अचीवमेंट कहा जा रहा है हुमा साहिबा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अभी वज़ीरे ख़जाना भी गए, फिर पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी गए। आप क्या समझती हैं, कितनी अहम है ये? क्या ये एक सिंबॉलिक वैल्यू, जिस तरह से अभी सुहेल साहब ने कहा, या इसका माशी इम्पैक्ट भी समझ रही हैं आने वाले दिनों में एक बड़ा होगा? जी, आई थिंक जैसे सुहेल साहब ने कहा, आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज इसका सिंबॉलिक वैल्यू। इसको टैक्सेस और टैरिफ की लेंसेज से मत देखिए। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग टू हैव अ ट्रेड डील ऑफ दिस नेचर दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट के साथ। एज एन एक्सपोर्टर वी कैन से कि जो
आपका ट्रेड होता है ना, दैट इज लाइक योर बिजनेस कार्ड ऑफ द कंट्री। वो बताता है कि इस कंट्री का नेगोशिएशन वैल्यू कैसे रहेगा इन द डिप्लोमेटिक फ्रंट और एज सच इन द इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक फ्रंट। उस लिहाज से देखिए तो इट्स अ वेरी बिग स्टार्ट। ऑफ कोर्स यू कांट से पाकिस्तान हैज अराइव्ड और एनीथिंग, बट यस पाकिस्तान हैज स्टार्टेड। 5 दिहाई से हम मेज के उस तरफ बैठ के ग्रांट्स एंड ट्रेड्स एंड लोन्स की बात करते थे। This is the first time we can actually see something has been put on the table and we've come back home with a trade deal, and this is one of the few trade deals जिसमें investment भी है। जनरली जब ट्रेड डील होती है उसमें इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडेड नहीं होती, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी यूएस की तरफ से इंक्लूडेड है और सेक्टर्स भी टॉप नॉच वो हैं जिनकी बेसिकली हमें ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की। सो आई थिंक इट्स एन एब्सोल्युटली ग्रेट स्टार्ट, नॉट ओनली पाकिस्तान के इंटरनली हमारे लिए एक बहुत रीअलाइनमेंट होगी इंटरनल, बट रीजनली एंड ग्लोबली पाकिस्तान कैन बी लुक्ड एट now as someone who's not sitting across the table to ask, but to leverage a diplomatic win, which I think this agreement symbolizes. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जुनैद साहब पहले आप बताइएगा प्रैक्टिकली पाकिस्तान को खित्ते में कितना एज हासिल होगा? क्या पाकिस्तान के पास दीगर ममालिक के मुकाबले में वो एज भी है कैपेसिटी वाइज कि हम इस 19% का फ़ायदा उठा सकें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो सुहेल साहब ने और हुमा साहिबा ने जो बात की है और सुहेल साहब ने बताया कि जी पाकिस्तान जो है वो 7 बिलियन से कुछ ऊपर जो है यूएस डॉलर जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट है 32 बिलियन यूएस डॉलर की, उसमें टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट बताई सुहेल साहब ने, और जो अमेरिका है उसकी जो टोटल इम्पोर्ट्स हैं वो 4 ट्रिलियन की हैं, और हम उसमें जो है वो तकरीबन 2% पे भी अभी जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। और हमारा जो साइज़ है दुनिया में वो जो है वो हम टेबल पे किस नंबर पे आते हैं। तो एक्चुअली अगर आप रीजन की बात करें और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें और एज की बात करें तो डेफिनेटली हमें शायद ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। अब हमें करना क्या चाहिए? एक्चुअली इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स। हमें जो है वो जो हुमा साहिबा ने बात करी डिप्लोमेटिक फ्रंट की, उस पर शायद अगर मैं देखता हूँ तो मुझे वो सीट्स 80% खाली नज़र आती हैं कि जी हमारे लिए अमेरिका में जो लॉबिंग इंडस्ट्री के लिए जो लॉबिंग हो रही है वो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी रूट्स हैं वहाँ पे, और हमें हमारा जो ट्रेडर है वो अभी अपनी स्पेस नहीं बना पाया, और वो लॉबिंग जो है वो जो लोग वहाँ बैठे हैं उनका वो अब ये अगर तो ये, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें मैं देखता हूँ। एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद बिजनेसमैन है, लेकिन वो साथ साथ बहुत वल्नरेबल भी हैं, बहुत इम्पल्सिव हैं। तो उनकी अब तक की जो डिसीजन है वो कितने एक सस्टेन करेंगे आगे यूएस की जो पॉलिसी है उसमें। लेकिन बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो आपने सवाल किया कि हमारी अपॉर्चुनिटी कितनी है, तो हमें डेफिनेटली इस वक्त की पोजीशन ये है कि अमेरिका में देख रहा है कि हमारे यहाँ चाइना की इन्वेस्टमेंट की जो ग्रोथ है वो किस तरह से हो रही है, और जब वो ये देख रहे हैं कि चाइना इतनी ये इनसिक्योरिटी उनकी, जो आप देखें मेरी जो है वो कौंसल जनरल से परसों मुलाकात हुई चाइनीज, तो वो कहने लगे जी इंसानी जान सबसे पहले। हमने कहा जी हमारे लिए भी सबसे पहले, लेकिन ये कि पंजाब में आप देखें कि किस तरह से चाइनीज वेंचर हो रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं, और चाइनीज भी उसका फोकस कराची और सिंध ही है, क्योंकि हार्बर है, बलूचिस्तान और सिंध दोनों जगहों पे हार्बर मौजूद है। वो ये चाहता है कि वो वेंचर करे। तो ये सारी चीजें अमेरिका भी देख रहा है, और ये देखिए हर मुल्क यही चाहता है कि जी वो अपने इंटरेस्ट सेफ गार्ड करे। तो ये जो 19% हमें दिया है वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है अमेरिकन, और ना उनके कोई जो है वो, तो उनका अपना इंटरेस्ट है इसमें। वो ये देख रहे हैं कि जी आगे पाकिस्तान के साथ किस तरह से कोलैबोरेट करना है, और जिसके लिए वो देखें कोई एक चीज कोई जो है वो दिखाने के लिए भी होती है, जैसे मिसाल दी जाती है दिखाने के दाम। अरे जुनैद साहब, ठीक है हम अमेरिका को तो इवैल्यूएट कर रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली आपकी बात भी होती होगी अपने फेलो जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनसे। आप थोड़ा सा ये समझाएं ना जुनैद साहब हमें, ठीक है जुनैद साहब थोड़ा सा हमें ये समझाएं ना कि इस वक्त इंडस्ट्री को क्या मसाइल हैं, क्या वो 19% के ऊपर
अगर हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि अब अमेरिका का इंटरेस्ट या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होगी पाकिस्तान को खित्ते के मुकाबले में, तो हम वो परफॉर्म भी करके दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? इससे मुतालिक थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताएं हमें एक्सपीरियंस। उसके लिए देखें, हम हमेशा से फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोशिश करते हैं कि जी पॉलिसीज जो है इंडस्ट्री के लिए जो पॉलिसी हैं जो हमेशा हमारी जो है वो हेड ऑन रहते हैं हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ और प्रोविंस के साथ कि जी जो पॉलिसी और लॉ मेकिंग है वो इतनी इनकंसिस्टेंट क्यों है, हमारे यहाँ क्या एक वो तकलीफ है कि हम कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी, एक वे फॉरवर्ड प्लान 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का किसी भी सेक्टर में नहीं दे सकते, और जिसकी वजह से हमें हमेशा से जो है वो नुकसान का जो है वो सामना रहता है। और साथ साथ खास तौर पे सर अभी जब ये कल टैरिफ आया है, आपकी इसके ऊपर इनिशियल असेसमेंट क्या रही? आप समझते हैं आपने इसको वेलकम किया? आप समझते हैं कि हुकूमती पॉलिसीज़ के साथ ये अगर इसको देखें तो मुताबिकत रखता है, आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे? आप हुकूमत से मजीद कुछ डिमांड कर रहे हैं? जो हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं इस वक्त हमारी जो फेडरल के साथ है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दुनिया में आप देखिए कि कारोबार को शुरू करना और उसको आगे बढ़ाना कितना आसान है। हमारे यहाँ जो है वो कारोबार शुरू करने के लिए क्या तकालीफ है। एज अ कराची इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे पास क्या जगह मौजूद है? आप कहते हैं कि जी दुनिया की जो पाकिस्तान की जो आबादी है 65%, उसमें 15 से 35 साल के लोग रहते हैं, तो वो उन लोगों के लिए हमने, अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाह रहे हैं, स्टार्टअप तो उनके लिए क्या किया है? चले आई विल आस्क यू मोर ऑन दिस आगे चलकर, लेकिन जरा ये समझते हैं आज़ाद साहब, हमें बताइएगा ये जो टैरिफ के ऊपर नेगोशिएशन थी, क्या इतलात हैं, ये कितनी मुश्किल थी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए 19% हासिल करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, वो तो हो ही जाना था कम। ऑल्सो ये जाहिर क्या करता है, क्या खित्ते के मुकाबले में पाकिस्तान को अब एक एज हासिल हुआ है? क्या पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के लिए एक नई डायमेंशन खुली है? अलीना बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, अगर पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात देखें और जो हालिया टैरिफ नेगोशिएशन हुई है तो उसमें पाकिस्तान को एक रिलीफ या लिवरेज दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रिलीफ और लिवरेज क्यों दिया गया है? अमेरिका इस खित्ते में अनाउंस कर चुका हुआ है कि जो चाइना है उसके लिए एक चैलेंज है, और अमेरिका को इस बात का भी पता है कि पाकिस्तान चीन का बहुत करीबी दोस्त है, और चीन का करीबी दोस्त होने के साथ साथ पाकिस्तान CPEC का भी एक बड़ा मुतहरिक पार्टनर है। इस तनाज़र में एक और डेवलपमेंट भी हुई है, और वो डेवलपमेंट है हिंदुस्तान की, कि हिंदुस्तान के साथ अमेरिका का एक रवायती तौर पे अच्छा ताल्लुक़ रहा, मगर हिंदुस्तान ने हालिया सालों में अमेरिका को बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर नाराज़ किया, और उसमें जो सबसे अहम इशू है जिस पे अमेरिका को नाराज़ किया गया वो है रशिया के साथ ट्रेड करना, फिर ईरान के साथ भी ट्रेड करना। तो ये दो चीज़ें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी हैं। एट द सेम टाइम पाकिस्तान के गो के ईरान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान ने वो जो थ्रेश होल्ड है, जो सैंक्शंस का जो लेवल है, उसको कभी वायलेट नहीं किया। अमेरिका के साथ बातचीत ज़रूर की है, और फिर पाकिस्तान ने एक और काम भी किया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बात किया कि हम आपकी ईरान के साथ सुलह करवाते हैं, मेडिएशन करवाते हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार थे अभी अमेरिका में, तो वहाँ पर जो उनकी मार्को रूबियो से मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में भी ये मामला आया, और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने फिर ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा उनसे टेलीफोन पर भी बात की। तो लीवरेज जो है वो पाकिस्तान के लिए नज़र आता है, रिलीफ भी नज़र आता है, और उसकी वजह जो है वो मैंने आपको बताई है कि जो अमेरिका है उसकी एक बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान बहुत करीब ना चीन के चला जाए, और पाकिस्तान बड़ा कॉशियस जो कदम उठा रहा है, पाकिस्तान चीन को भी साथ लेकर चलना चाहता है। और अमेरिका की अगर यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करवा रहा है जो ज़्यादातर बलूचिस्तान में अपेरेंटली होगी, ये जो ऑयल वाली बात हुई है, तो फिर एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि CPEC भी इधर है, CPEC के मंसूबे भी हैं और अमेरिकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। तो गॉड फॉरबिड अगर कल कोई
प्रॉब्लम होता है तो फिर पता चल जाएगा कि किस प्रॉब्लम के पीछे जो भी अटैक होता है तो उसका मुतारा भी उसके पीछे होगा। खुदा न खास्ता ऐसा हो तो पाकिस्तान एट द मोमेंट एक कोशिश ये भी कर रहा है कि चीन और अमेरिका भी करीब आए और पाकिस्तान चीन को नाराज़ नहीं कर रहा। अच्छा सर, ये बड़े मज़े का लेंस है जो आप बता रहे हैं, इसको ज़रा मज़ीद करेंगे। लेकिन अभी आपने बात की ऑयल की, तो सब आप कहिएगा, हमने देखा जो मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, उसमें ऑयल का जिक्र हुआ और ट्रंप साहब ने कहा अपनी ट्वीट में कि बड़े तेल के ज़खायर हैं पाकिस्तान के पास। सर, इससे मुतल्लिक थोड़ा इलेबरेट कीजिएगा। मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं, क्या पाकिस्तान के पास इतने बड़े तेल के रिजर्व्स हैं, कहाँ हैं, किस नौयत के हैं और उनके ऊपर कितनी देर बाद पाकिस्तान उनसे इस्तेफादा कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान बज़ाहिर तो एक गैस कंट्री है और आपको पता है कि 50s के डिकेड में बहुत बड़ा गैस का ज़ख़ीरा सुई में मिला था और पाकिस्तान में स्पेशली बलूचिस्तान और KPK से गैस ज़्यादा निकाला जाता है, तेल कम निकाला जाता है। पाकिस्तान तो ऑयल इंपोर्ट करता है। मेरे ख्याल में ये प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इशारा है वो ऑफशोर ड्रिलिंग पे है, जो पाकिस्तान से नज़दीक जो समंदर है, अरेबियन सी है और दूसरा है, वहाँ पे बहुत पोटेंशियल है और तकरीबन 1 डज़न से ज़्यादा यहाँ पे कुएं माजी में खोदे भी जा चुके हैं। आपको पता होगा 4-5 साल पहले PTI हुकूमत में ये ऐलान भी हुआ था कि बहुत उम्मीद है, बट वहाँ से कोई फाइंडिंग्स नहीं आई थी। तो मुझे लगता है कि शायद कोई अमेरिकन कंपनी पाकिस्तानी कंपनी के साथ मिलके बहुत जल्द इन कुओं में तेल दरियाफ्त करेगी। तो अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें इट्स टू अर्ली, इट्स सिंबॉलिक, क्योंकि वो तेल है कि नहीं मिलता, पिछले 70 साल में तो नहीं मिला है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ, क्योंकि पिछले 10 साल में जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है वो चाइनीज लेड आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और बहुत कम रही है ओवरऑल। इससे पहले अगर आप देखें, जब से पाकिस्तान बना था, जब से लेके 2011-12 तक CPEC शुरू होने से पहले अमेरिका का बहुत बड़ा किरदार था FDI में। तो अब क्या ये अमेरिका चाहता है कि वो पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टर था, वो बने कि ना बने? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ। आई थिंक मेरे लिए साल 6 महीने जब तक वो FDI नहीं आती, जब तक वो मुआहिदा तेल का नहीं होता, तो इट्स टू अर्ली टू से। अच्छा, हमारे पास अभी खुलकर तफसीलात भी नहीं आ रही हैं, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या चीज़ें अभी भी इन प्रोसेस हैं, या अभी जैसे भारत से डील के मुतालिक ख़ास तौर पे अमेरिका ने कहा कि नेगोशिएशंस हो रही हैं, तो वहाँ पर क्या स्टेटस है, उसका इंतज़ार किया जा रहा है? देखिए, मैंने जिस तरह कहा ना, ये ट्रंप साहब का आपको पता है कि वो मतलब स्टेटमेंट्स तो आ जाती हैं, बट कब होगा, कैसे होगा, चीज़ें वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क की रहती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद भारत को नीचा दिखाने के लिए, और अब इकोनॉमी जब 2 बड़ी हो जाती हैं तो वो हमेशा जिस तरह 2 बड़े बिजनेसमैन सामने से दोस्त होते हैं, पीछे से दुश्मन होते हैं, तो आई थिंक वो शायद पाकिस्तान को खुश करने से ज़्यादा या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने से ज़्यादा वो शायद सिग्नल भारत को दे रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। और इसीलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल माहौल देखें पाकिस्तान में, तो अमेरिकी इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में बहुत ही कम आ रही है, बल्कि अमेरिकन कंपनीज जो हैं और इन्वेस्टर्स हैं वो तो पाकिस्तान से एग्जिट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये इट्स टू अर्ली, इट्स स्लाइटली सिंबॉलिक टू गिव सिग्नल टू इंडिया, बट ग्राउंड रियलिटी जब चेंज होगी तो ही मेरा ऑप्टिमिज्म शायद बढ़ेगा। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें, ये बहुत आपने अहम बात की है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है, और ये कहा कि पाकिस्तान में बहुत से अनटैप्ड शेल ऑयल के रिजर्व्स हैं, जिसको पहले भी एक्सप्लोर किया जाता रहा है, उसके बाद आगे भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। विल टॉक मोर ऑन दिस। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने जी, ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए न सिर्फ 19% टैक्स, खित्ते में सबसे कम टैक्स की अनाउंसमेंट की, बल्कि पड़ोसी भारत जो कि हिस्टोरिकली और अभी हाल ही में भी अगर आप देखें तो उससे अच्छे ताल्लुकात भी इंजॉय करता है, बड़ी कुर्बत भी इंजॉय करता है, उसके लिए 25% टैक्स खित्ते में सबसे ज़्यादा लगाया है। हुमा साहिबा, आपकी इसके ऊपर चाहेंगे राय, क्या समझती हैं? क्या जैसे अभी हैं हुमा साहिबा साहब जी? अच्छा, ठीक है जी। हुमा साहिबा, जैसे अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और सुहेल साहब ने कहा कि शायद भारत को उससे नेगोशिएशन बढ़ाने के लिए ये कदम लिया गया हो अमेरिका की तरफ से, तो क्या हमें इस लेंस से देखना चाहिए पाकिस्तान के 19% टैरिफ को, या फिर आप समझती हैं कि कुछ वहाँ पर भारत के साथ सही नहीं हो रहा? जैसे अमेरिका ने कहा कि भारत की मईशत अब मुद्दा है, उसका क्या मतलब है?
जी, आई थिंक पहले सुहेल साहब के कमेंट पे एक जरूर बात करेंगे कि देखिए ट्रेडिशनली जो हमारा इन्वेस्टर है वो चाइना है। यूएस हैज नेवर बीन आवर इन्वेस्टर, सो आप उस सेंस में आपका स्केप्टिसिज्म ठीक है कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगी कि नहीं, लेकिन यूएस बेसिकली हमारी मार्केट है, तो जो मार्केट एक्सेस मिली है आई थिंक वी मस्ट चेरिश दैट, वी मस्ट absolutely appreciate. It's a big win. It's a big start, let me say, maybe not a win. So I think that it's important to see कि हम investment के lens से US को हमने कभी भी नहीं as such पहले देखा, इसलिए जरा सा concerns हैं लोगों के, but China was always the investor, US was always the buyer. So अगर buyer market में आपको ये concession मिली, I think it's a great start personally. ये सोहेल साहब के comment पे I thought I'd say that. आप जहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं, I think उनके साथ negotiations yes चल रही हैं, and they have clearly declared it an unresolved geopolitical agreement. It means कि ये continue रहेगा. But having said that, I think हमने अपनी positioning, हमने अपनी alignment को बहुत अच्छी तरह play किया है. Wherever we have brought ourselves, I think hats off to our negotiators. Yes, political expediency ने हमें लाके यहाँ खड़ा किया है, but wherever we have, ऐसा नहीं है कि इसमें हमारी negotiators का रोल ना हो. उसमें आप देखिए, this is a time of China-US trade wars. इसमें आपको new alliances करने हैं, realignments करने हैं कि आप किस तरफ बैठते हैं. हम वो वाहिद मुल्क हैं कि हमारा चाइना से भी इस वक्त काफी नॉर्मलाइज्ड है, एंड देन ऑफ कोर्स यूएस से भी अब नॉर्मलाइज और ज्यादा होता जा रहा है. इसमें हमने अपने आप को पोजीशन करना है कि इफ वी कैन एक्चुअली, यहाँ तक हम आ सकते हैं जहाँ हमने दोनों बिगेस्ट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड को नेगोशिएशन टेबल पे किया है और हमें एक साइड नहीं लेनी पड़ी. आई थिंक वी आर जस्ट पुटिंग आवरसेल्फ एज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो इस वक्त एक बिग टाइम कनेक्टर बन सकती है, एक ब्रिज बन सकती है. लेट्स नॉट पुट आवर स्केप्टिकल लेंस एंड से जी ऐसा नहीं है वैसा नहीं है. इसको एज अ स्टार्ट लेना चाहिए, एंड एज अ स्टार्ट आई थिंक वी कैन रियली रीपोजिशन आवरसेल्व्स, व्हिच मींस कि चाइना और यूएस के साथ जब एक ब्रिज बन जाता है तो हम अपनी सप्लाई चेन्स को रीअलाइन कैसे कर सकते हैं, हम अपनी सप्लाई चेन्स को री-इंजीनियर कैसे कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान. यहाँ सेंट्रल एशिया, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान भी हमारी साइड पे एज इन जियोग्राफिकली साइड पे हैं. We can actually realign the geographies and the supply chains so well if we put right. Yes, question आता है हम implement कर सकेंगे कि नहीं. उसमें जैसे जुनैद साहब भी कह रहे थे, एज एन एक्सपोर्टर जो मुझे बेसिक लगता है, पहली चीज तो अगर हम लॉजिस्टिक्स को ठीक कर ले, वेरी वेरी क्रिटिकल. लॉजिस्टिक्स ठीक होंगी तो आपको ट्रांसपोर्टर मिल जाएगा कि आप जो आपको इतनी बड़ी मार्केट मिली है वहां तक पहुंचा कैसे सकते हैं आप अपनी गुड. सर्विसेज तो इन एनी केस काफी अब डिजिटल हो गया, उसमें इतना इशू नहीं होता. देन कम्स हम अपने आप को डिजिटल कितना फास्ट करते हैं. लॉजिस्टिक्स, डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, आई थिंक ये तीन चीजों को हम शुरू करें. एंड देन ऑफ कोर्स द लास्ट थिंग इज इकोसिस्टम फॉर एसएमईज. उसमें भी आई थिंक टेक्नोलॉजी इज एट द फोरफ्रंट. टेक्नोलॉजी में इंडिया पे ये स्लैब आया है, ऑटो पे आया है, फार्मास्यूटिकल पे इंडिया पे ये स्लैब्स 25% रहेगा. हमारा कम आया है. कैन वी डेवलप आवरसेल्व्स एंड जंप एंड फिल इन दैट गैप? Yes, we can, but of course, the main problem comes कि हम implementation को किस तरह उसकी planning करके अपने implementation process को strong करते हैं. Otherwise, I think businesses should be rejoicing. ऐसा नहीं है कि आप कहें कि ये political outcome है. Yes, it is. Every trade agreement is a political outcome. But अगर आप उसको rejoice नहीं करेंगे, enthusiastically नहीं देखेंगे, you will not prepare. The answer to all these question marks is start preparing. You prepare, आपको दुनिया की biggest market access. सोहेल साहब ये कह रहे थे ना, जब तक कुछ tangible नहीं है, he'll still take it with a pinch of salt. सोहेल साहब कुछ कहना चाहेंगे? Would you like to respond? नहीं, देखें हुमा साहब बातें सही कर रही हैं, बिल्कुल होना चाहिए ये. और बट हमने ये देखा है ना, ये माजी में 2-3 साल पहले
हमें बड़ा लगाव था सऊदी अरेबिया से, उसकी पता नहीं $10 बिलियन की रिफाइनरी आनी थी, बहुत सारी चीजें होनी थी। तो हम बातें जरूर करते हैं, बट वो इम्प्लीमेंटेशन थोड़े सी कमजोर रहती है। तो सोहेल साहब, सॉरी लेट इफ आई मे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वो हूँ, मगर क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही हैं, होती आ रही हैं। हमने, आपने खुद कहा कि चाइनीज पावर प्लांट लगे हैं 10 साल में, अमेरिका नहीं लगा। तो लेट्स सी, अभी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन है, डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन है, बहुत सारी पाकिस्तान में एमएनए ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। फिर ये ऑयल ब्लॉक की भी जो बोली है वो भी लगेगी। तो हम देखते हैं 2-3 माह में पता चल जाएगा कि ये जो सारी चीजें हैं, क्या ये ग्राउंड रियलिटी हैं, क्या ये पाकिस्तान की माशी हालात बदलती हैं, ये पाकिस्तान में गुर्बत मिटाने में काम आती हैं कि नहीं आती हैं। पिछले 10 साल में तो हमने ये होता हुआ कम से कम अमेरिका की तरफ से नहीं कुछ देखा। ऐड भी करना चाह रही हैं हुमा साहबा? जी ये कहना चाह रहे थे सोहेल साहब कि अगर आप दूसरे ममालिक के साथ कंपेयर करें तो ऐसा हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स कोई नहीं हुए। दिस इज अ सॉलिड एग्रीमेंट एंड आई एम होपिंग, बिकॉज अभी डिटेल्स नहीं आए हैं बाहर, एंड आई एम होपिंग इट इज टाइम बाउंड एंड दे शो कि इसके फेजेस किस तरह आगे चलेंगे। इवन सऊदीया को आपने मेंशन किया, यस अनाउंसमेंट्स थे, बट देयर वाज नो ट्रेड एग्रीमेंट एज सच। दिस इज अ सॉलिड ट्रेड एग्रीमेंट विद अ स्लैश ऑफ tariffs, for the largest market in the world. So I take it very positively as a business person. I think it's a great opportunity on the horizon. Yes. अच्छा, SMEs के लिए थोड़ा सा एब्सोल्युटली। अच्छा, एक तो चीज़ हमने कर ली कि इम्प्लीमेंटेशन में आगे बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं और किस तरह से उसको मैनेज करना एक बड़ा सवाल है। एजाज सैयद साहब, रिलेशनशिप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं चीन के साथ, जो कि ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, इकोनॉमिकली हमारे साथ हमेशा खड़ा भी रहा है, बट अब ये जो नई मार्केट में हम टैप इन किए हैं अमेरिका, क्या आपको लगता है ये बड़ी स्लिपरी स्लोप होगी, ये मुश्किल काम होगा, या फिर पाकिस्तान कर लेगा? मुश्किल काम तो है अलीना, और अभी जो सोहेल साहब ने कही बात के इम्प्लीमेंटेशन हमेशा हमारे यहाँ एक चैलेंज रही है। आप देख लीजिए कि ग्वादर पोर्ट जो है वो चीन ने बनाया था। ज़ाहिर है हमारी भी उसमें एक रोल था, लेकिन हम ग्वादर पोर्ट से जो फ़ायदा लेना चाहते थे वो नहीं ले पाए, क्योंकि जो हमारी तरफ का काम था वो शायद उस तरीके से नहीं हुआ जो होना चाहिए था। अब हम ज़्यादा डिपेंड क्या कर रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, लेकिन जो सबसे अहम बातें जो पाकिस्तान की लोकल इकॉनमी के वाले से हैं वो दो हैं कि क्या हम अपना टैक्सेशन सिस्टम ठीक कर रहे हैं, क्या हम लोकल जो प्रोडक्ट है वो उसका म्यार इतना अच्छा कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट कर सकें, और जिसके नतीजे में अब हम अपनी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ा सकें और अपनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के दरमियान एक रीजनेबल बैलेंस लेके आएँ जिससे मुल्क की मईशत ठीक हो। तो ये एक बड़े बड़े सवाल हैं। एट द सेम टाइम जो टाइट रोप पे चलने के मुतरादिफ है ये सारा मामला, आल्दो इसमें कोई शक नहीं है कि इस दौर में हम देख रहे हैं कि हालिया महीनों सालों में पाकिस्तान ने जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बड़े टेंजिबल और दुरुस्त समत के ऊपर कदम उठाए हैं। आप देख लीजिए हालिया जो दो बड़े वाक़यात हैं, एक पाकिस्तान इंडिया स्टैंड ऑफ और एक इसराइल ईरान स्टैंड ऑफ, जिसमें अमेरिका, दोनों स्टैंड ऑफ्स में अमेरिका एक स्टेक होल्डर था, दोनों स्टैंड ऑफ्स में चीन एक स्टेक होल्डर था। देखिए इस खित्ते में जो कहते हैं ना कि राइजिंग एशिया, तो राइजिंग एशिया है। क्यों राइजिंग एशिया है? क्योंकि इस खित्ते का सर जो राइजिंग बात कर रहे हैं, जहां बात करें एब्सोल्युटली मेक सेंस, बिल्कुल सही, लेकिन चीन उस तरह से शराकतदार नहीं था जिस तरह से अमेरिकी था। हैविंग सेड दैट सर, कहीं बड़े सादा अल्फाज में मैं आपसे पूछ लेती हूँ सवाल, चीन यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी उसका फ्रूट रीप करने का अकेला हकदार था। अब अमेरिका जब यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान भी वहाँ पर कुछ करेगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट होंगी? कहीं ये तो नहीं होगा चीन को कि भाई वी वांटेड टू टैप इनटू दिस, व्हाई इज इट गोइंग टू अमेरिका? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमीज की जंग है ना, दोनों ने एक दूसरे के सामने खड़ा होने। देखिए चीन जो है ना, इस एतबार से चीन की क्लैरिटी मौजूद है कि चीन चाहता है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हों और पाकिस्तान माशी तौर पे मजबूत हो, बेशक अमेरिका इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है। चीन की जो क्लैरिटी है वो अपने मंसूबों के वाले से बड़ी क्लियर है। वो ये कहते हैं कि आप जिसके साथ मर्जी ट्रेड करें। चू इन लाई, आपको पता है चीन के प्रेसिडेंट थे, उनसे पाकिस्तानी एक सरबराह ममलिकत मिलने गए तो उन्होंने एट दैट टाइम बात की कि हमें
अमेरिका से कुछ ऑफर्स हो रही हैं तो हम हो जाएं। तो उन्होंने बड़ी तारीखी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि आप अमेरिका के करीब हों, क्योंकि आप अगर अमेरिका के करीब होंगे तो हम ये समझेंगे कि हम ही अमेरिका के करीब हुए हैं, तो हम उससे फ़ायदा लेंगे। चीन कंसर्न्ड है अपने मंसूबों के हवाले से जो इस खत्ते में वो कर रहा है। चीन उनमें कोई रखना नहीं देखना चाहता। हाँ, एक बात को वो इंश्योर ज़रूर करना चाहता है कि आप अमेरिका को अगर बुलाते हैं या किसी भी और मुल्क को बुलाते हैं, उनके मंसूबों को सिक्योरिटी पूरी दी जाए, उनके साथ जो वादे वईद पाकिस्तान की साइड से किए गए हैं वो पूरे किए जाएं। अगर आप उनको सिक्योरिटी देते हैं, उनके मंसूबों पर उनसे तावन करते हैं और जो कमिटमेंट उनके साथ पूरी करते हैं, तो चीन को कोई मसला नहीं होगा। और पाकिस्तान जो भी कदम उठाता है अलेना, वो ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का और फॉरेन पॉलिसी का एक SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, कि वो अमेरिका के साथ कोई भी काम करने लगते हैं तो सबसे पहले वो चीन को एतमाद में लेते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। मतलब इस चीज़ के ऊपर भी पूरी तरह से चीन ऑन बोर्ड होगा, उनको पता होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल चीन ऑन बोर्ड होगा। और अगर पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जब अभी अमेरिका में गए हैं, तो अगर वहाँ पर जो चीज़ें नई तय हुई हैं, अगर चीन को उसके बारे में इल्म नहीं है, तो पाकिस्तान जो ही वो वज़ीर ख़जाना वापस आते हैं या कोई और वफूद भी जाते हैं, तो ये पाकिस्तान का एक तयशुदा तरीक़ाकार है कि ये चीन को एतमाद में लेता है। अच्छा। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के जो सिटिंग ऑफिसर्स हैं उनसे मेरी बात होती रहती है इन मौज़ूआत के ऊपर। और पाकिस्तान के फॉरेन जो डिप्लोमेट्स हैं जो चीन में सर्व कर चुके हुए हैं, अभी भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो मेरी उनसे बात हुई है और होती रहती है इस पे। और ये तो सेट प्रोसीजर, ये तो सेट प्रोसीजर है। ठीक है जी। जुनैद साहब आप कहिएगा, आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को जो अमरीकी मार्केट है उसमें जाने के लिए किन किन चीज़ों के लिए तैयारी करनी पड़ेगी? पाकिस्तान को किस तरह से अपने आप को ये जो अब अमेरिका की हम पर नज़र पड़ी है, नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट बल्कि एक्सपोर्टिंग उससे लेंस से, क्या चीज़ें हैं जिनको ख़ास तौर पे नज़र में रखना पड़ेगा? जी अलीना साहब, देखें हमारी नज़र, हम अभी नज़र में नहीं आए। हम अभी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है वो हमारे लिए USA ही है। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हम इसको प्रैक्टिकल और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ इस 19% को लें। और जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास जो रॉ मटेरियल का क्राइसिस है, अभी हम फ्लड की वजह से 50% कॉटन जो है अपनी इंपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 1, हमें उसका जो है वो देखना चाहिए कि हम किस तरह से अपने वाटर मैनेजमेंट को करें लॉन्ग टर्म में। और साथ साथ एनर्जी क्राइसिस जो है जो हम फेस करते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है कि जी सप्लाई चेन एनर्जी की जो हमारे पास ना बिजली है ना गैस है काम करने के लिए, और आप कहते हैं कि एक्सपोर्ट टारगेट, नए एक्सपोर्ट टारगेट को जो अचीव करे एक्सपोर्टर, तो आप हाथ पैर बांध के जो कहते हैं जी तैराकी करें। तो इन चीज़ों के लिए हमें जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। और साथ साथ देखिए ना, हम कहते हैं कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्टरनेट मेथड के ऊपर एनर्जी जब जनरेट करना शुरू कर देता है, तो आप उसको फिर हैवीली टैक्स करना शुरू कर देते हैं। तो जो सेक्टर आपका जो है वो बूमिंग सेक्टर होता है एक्सपोर्ट में, हमारा इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर, तो आप उसको सपोर्ट करें, न कि उनके साथ बहुत सारी चीज़ों में हमारी देखें बजट में जिस तरह की जो पॉलिसीज आई हैं और जो लॉज आए हैं उसमें हेड ऑन हो गए कि जी ये काम होगा तो गिरफ्तार कर लेंगे, 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन होगी तो वो उस पर टैक्स था। तो ये स्मॉल मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाइन नंबर 1 ये फैसिलिटेट करें एक्सपोर्टर को भी, और साथ साथ उसकी इंसिलरी जो एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चलती है टेक्सटाइल की, तो उसके साथ 30-40 और इंडस्ट्री के बटन, धागा बनाने वाला, बुकरम बनाने वाला, कार्टन बनाने वाला, पैकिंग, ये सारे उसके साथ जो है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। तो ये एक चेन है। तो हमें जो है वो फेडरल सेक्टर पे और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। उनको चाहिए कि आपस में बैठे जिम्मेदारी तय करें, टारगेट और गोल ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर होना चाहिए और उसके लिए वे फॉरवर्ड क्लियर होना चाहिए, और लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ये भी थोड़ा सा हमें बताइएगा, क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा कोई और इंडस्ट्री भी है जिसको टैप कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रोस्पेक्ट? जी मैं ऐड कर दूं अगर? जी सर, एक सेकंड जुनैद साहब,
जी देखिए, यूएसए जो है ना वो रिलेटिवली बड़ी इजी मार्केट है। आपको अच्छा। आसानी से ट्रैवल, देखिए आसानी से जाएं, ट्रैवल करें, जबान का कोई मसला नहीं है आपको। आपको आप यूरोप में ये काम करने जाएंगे आपको बहुत तकालीफ होंगी। तो आपको और फिर आप जब टैप करने की बात करते हैं तो मैं आपको अर्ज करूं कि अभी एक मिसाल एक दिन पहले ही मैंने दी कि देखें अमेरिका में एक बिजनेस है, वो सुवेनियर का, हम तो आईटी सेक्टर की बहुत बात करते हैं। मैंने उनसे कहा कि देखें टेंजिबल गुड्स की अगर बात करें ना तो सुवेनियर्स वहाँ हर एक रेस्टोरेंट पे आप विजिट करें, किसी जगह जाएं, वो सुवेनियर आपको देते हैं। एक बिजनेस हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, किसी को गाइड किया कि यार हमारे जितने जो कल्चर है उसको मिनिएचर में आप कन्वर्ट करें। आप अजरक बनाते हैं, मिनिएचर बनाएं, टोपी, आप जो मट्टी के बर्तन बनाते हैं, और आप काम शुरू करें यूएस कनाडा में। इस आइडियाज हमारे पास हैं, उनको उनको जो है ना, और वहां पे मार्केट मौजूद है। अमेरिका का देखिए काम करने का जो वहाँ तरीका है ना, उनके यहाँ सेल्स एक्सपोजिशन बहुत ज्यादा है। वो हमेशा उनका पूरा कैलेंडर प्लान होता है हर सेक्टर में। तो उसमें लोग जाते हैं और वो स्मॉल मतलब बिल्कुल स्टार्टअप स्केल वाले भी हैं और लार्ज भी। तो हमें इन एरियाज को जो एक्सप्लोर करना चाहिए। और एक देखिए, जब भी वो फेडरल गवर्नमेंट और बिजनेसमैन साथ मिलकर काम करेंगे तो हम ज्यादा सफर जो है ना वो तय करेंगे। ओके वैसे सर कराची चैम्बर्स वालों को 19% के ऊपर थोड़ा एतराज़ है। मैं सुन रही थी उनके प्रेसिडेंट की बात, वो कहते हैं कि इससे अच्छा रेट मिल सकता था अगर हुकूमत सही तरह से नेगोशिएट करती। 19% पे तो वैसे भी ना जाते तो आ ही जाना था। आपने कहा कोई एतराज़ नहीं है, ये दोनों में या गानगत ना होने की वजह? मैंने ये कहा कि प्रैक्टिकल और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखें, जो मिल गया उसके ऊपर काम करें। हर आदमी का अपना एक मिजाज होता है, उस पर वो बात करता है। तो उन्होंने यकीनन कुछ समझ के इसको एतराज उठाया हो। फेयर इनफ जुनैद साहब, एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है, यहाँ पर ब्रेक साथ ही मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक जी, हम बात कर रहे हैं ट्रंप के टैरिफ्स के ऊपर। सुहेल साहब, यहाँ पर बड़ी गुफ्तगू अभी टू सम इट अप, ये थोड़ा सा हमें बताइएगा, पाकिस्तान को इसी तरह से अपने इकोनॉमिक ताल्लुकात बहाल करने के लिए आपके ख्याल में मज़ीद क्या स्टेप्स लेने होंगे? ऑल्सो अगर हम इंडिया के साथ ख़ास तौर पे कंपैरिजन करें, क्योंकि वो हमारे मुकाबले में एक बड़ी मार्केट है और ऑलमोस्ट वही कमोडिटीज़ हम भी देते हैं अमेरिका को जो वो देते हैं, क्या आपको लगता है क्या हमारे जिस तरह से अपने आप को प्ले कर रहे हैं अभी तक बिल्कुल दुरुस्त समत है, या फिर हमें कुछ स्ट्रेटेजिकली मुख्तलिफ और करने की ज़रूरत है? नहीं, मेरे ख्याल में ये जो बैलेंस अप्रोच है, या हम बहुत अमेरिका के करीब हो जाते हैं या बहुत चाइना के करीब हो जाते हैं, दोनों के हमने नुकसानात ज़्यादा देखे हैं, फायदे कम देखे हैं। मेरे ख्याल में ये जो बैलेंस अप्रोच जो पिछले कुछ महीनों से अपनाई गई है, आई थिंक इसी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। और मेरे ख्याल में कोई ये जश्न का समा नहीं है कि हम 1% कम है और इंडिया 6% ज़्यादा है। आई थिंक हमें अपने हाउस को ऑर्डर में करना है। अब देखिए, आज अमेरिका कह दे कि मैं टैरिफ 0 भी कर देता हूँ, तो हमारे पास कोई चीज़ है एक्सपोर्ट करने की? अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हमारा एफिशिएंसी लेवल बहुत ही बुरा है, हमारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर बुरा है, हमारी एनर्जी के इश्यूज हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बुरी है। तो हमें अपने हाउस को ऑर्डर में करना चाहिए। बांग्लादेश जो है वो गारमेंट का नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया है। पाकिस्तान जो है अभी तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो 75 साल से हर दफा डिमांड ही लेके आती है, वो अभी तक लो वैल्यू एडिड में ही है। तो हमें टेक्सटाइल में वैल्यू एडिड में जाकर दूसरे एक्सपोर्ट्स, आईटी एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, उस पर काम करना चाहिए। और सबके लिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में चाइना और यूएस अपनी जगह, पाकिस्तान में सियासी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो 19% हो तो भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट अच्छा करेगा और यहाँ रोजगार के मौके पैदा होंगे। और 29% हो तो भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा होंगे और गुर्बत कम होगी। सर, अभी जिस तरह से पॉलिसीज जा रही हैं, आप उससे इत्तेफाक करते हैं? आपको लगता है कि अभी इसमें भी कुछ रियलाइन करने की ज़रूरत है डोमेस्टिकली? नहीं, मेरे ख्याल में मैंने कहा इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। अच्छा। मगर हमें अपनी माशी जो हालात हैं उनको बेहतर करना चाहिए। हम इंडिया से बिल्कुल कंपेयर अपने आप को नहीं कर सकते। हम 400 बिलियन की इकोनॉमी है, वो 4000 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 10 गुना बड़ा है। आज से 20 साल पहले हम 4-5 गुना फर्क होता था। तो वो बहुत बड़े हो गए हैं साइज में। उनके साथ जितना पॉलिसीज के ऊपर बड़ी तनकीद आ रही है, खास तौर पर अभी यहाँ पर जुनैद साहब ने भी की ना। पाकिस्तान अभी भी सबसे कम टैक्स देता है। आप भी टैक्स हम देते हैं, मगर टैक्स टू जीडीपी हमारा कम है। आप मेरे ख्याल में
किसी की सुने ना, देखें जरूर कि हमारा टैक्स टू जीडीपी कम है, हमारा एक्सपोर्ट टू जीडीपी कम है। हम बहुत पीछे रह गए हैं, और ये पीछे रहने के लिए मुझे लगता है अमेरिका और चाइना से ज्यादा कसूरवार हमारा सियासी निज़ाम है, जो हर 2 साल 3 साल के बाद वज़ीर आज़म चेंज कर देता है, हर 12 महीने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर देता है। तो हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, एंड वी शुड नाउ लुक बियॉन्ड व्हाट हैज हैपेंड। यूएस ने टैरिफ भी कर दिया, वो ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी आएगा, बट हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है ताकि हम इतने मजबूत हो जाएं कि 1% 2% ट्रम्प के ट्वीट वगैरह हमारे लिए कोई अहमियत ना रहे। एब्सोल्युटली सर, थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, वक्त आई अंडरस्टैंड आपके पास कम है इसलिए जल्दी जल्दी सवालों की बरसात, बट हम भी ज़ाहिरी बात है मुआहिदा दो तरफा होता है, अमेरिका को कुछ देंगे, क्या इससे मतलब कोई तफसीलात हैं, वो क्या हो सकता है जिन शोबों में अमेरिका हमसे फैसिलिटेशन मांग सकता है? देखें, कुछ इतला तो ये आ रही हैं कि पाकिस्तान कुछ इंपोर्ट जो अमेरिका से नहीं कर रहा था वो करेगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। अभी अभी हमने अमेरिका से तेल भी मंगाया है, WTI। इसके अलावा ये भी इतलात हैं कि जो बजट में टैक्सेस लगाए गए थे कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह पे, वो टैक्सेस हटा दिए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हुई होंगी जिसकी तफसीलात बाद में आएंगी। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान और अमेरिका के मिलिट्री ताल्लुकात हैं उसमें भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो माशी तौर पे और मिलिट्री तौर पे बहुत सारी चीजें जरूर होंगी जिसकी वजह से हमें ये कुछ कंसेशन मिला है, जिसकी 2-4 एग्जांपल्स मैंने दी हैं, और कुछ एग्जांपल्स आपको खुद जब डिटेल सामने आएंगे तो फिर। तो सोहेल साहब, क्या अभी हम एक अंदाजा लगा सकते, मोहतात बट क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुआहदे से, इस डील से हमें ज्यादा हासिल हुआ है या हमने ज्यादा दिया है? देखिए, आज की तारीख में तो लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा हासिल हुआ है, जिसमें ऑप्टिक्स परसेप्शन वो ज्यादा हासिल हुआ है। एक्चुअली एक्सपोर्ट कितनी बढ़ेंगी, एक्चुअली मुल्क में इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, जिस तरह मैंने कहा, वो वक्त बताएगा। बट आई थिंक अगर आप मुझसे इंस्टेंट सवाल पूछे तो मुझे लगता है कि 55-60% हमें हासिल हुआ है, 40-45% हमें देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मोहम्मद सोहेल साहब। एजाज सैयद साहब, जाते जाते आप बताइएगा सर, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी विन है, और फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात, इनको हम कैसे देखें? क्योंकि अभी भी सोहेल साहब ने भी इसको कहा, ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि डिप्लोमेटिकली भी एक खदशा लगा रहता है। यू नेवर नो कि ये जो इतनी इनायत हो रही है, इसके बाद कुछ डूम और तो नहीं हो जाएगा? अलेना, जो ट्रम्प हैं अमेरिका के सदर, वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं। आज हम नो डाउट के सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ट्रम्प साहब बदलते हुए बिल्कुल देर नहीं लगाते, यू टर्न लेते हुए बिल्कुल देर नहीं लगाते। लेकिन मेरे ख्याल में जो असल चैलेंजेस हैं वो डिप्लोमेटिक फतूहात अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन डोमेस्टिक हाउस इन ऑर्डर करना ये पाकिस्तान के अपने मफाद में है। ट्रम्प आज हैं या उनका आज ये ख्याल है, कल बदल भी जाए, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के अंदर अब क्या खित्ते में अमेरिका पाकिस्तान को भारत से ज़्यादा करीब देखता है, और अमेरिका पाकिस्तान को ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एलाय के तौर पर देखता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हटकर? आज ट्रम्प साहब के दौर में ट्रम्प साहब देखते ही नहीं, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है। आप देखिए ना कि 18 जून को जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड मीटिंग की है कैबिनेट रूम में, वाइट हाउस के कैबिनेट रूम में, उनके लिए खाना किया है। ये तो पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। कभी हिंदुस्तान हमसे 5 गुना बड़ा है, क्या आपने सुना कभी कि हिंदुस्तान के आर्मी चीफ को उन्होंने बुलाया? माजी में और भी किसी को भी नहीं बुलाया। तो ये जो आपस में जो ताल्लुक़ बना है दोनों मुल्कों के दरमियान, उसमें इस पर्टिकुलर मीटिंग ने भी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और उसके साथ और भी छोटे छोटे मामलात हुए हैं जिनकी वजह से स्ट्रैटेजिक एलाय के तौर पे अमेरिका ने डेमोन्स्ट्रेट किया है। आप कह रहे हैं देख नहीं रहे, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो, कि इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे हैं। अब मामला ये है कि फ़र्ज़ करें कि कल कलाम वो बदल भी जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास स्पेस क्या? हमारे पास स्पेस ये है कि हम अपनी इकोनॉमी के हवाले से जो दुरुस्त इक़दामात हैं वो करने के वो करें, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको भी मैनेज करें, और हाउस इन ऑर्डर करें। हाउस इन ऑर्डर करना, ट्रम्प हों साथ आपके या ना हों, वो हमारे मफाद में है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए मफाद में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का। एजाज साहब खुसूसी तौर पे हमें ज्वाइन कर रहे थे, जुनेद नकी साहब, मोहम्मद सोहेल साहब, हुमा फ़खर साहिबा।
आज के प्रोग्राम से इतना ही। जो मेजर टेक अवे है वो ये है हमारे पैनलिस्ट की अक्सरियत का कि ये इकोनॉमिक हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली परसेप्शन के एतबार से बहुत बड़ी जीत है। गो के सुहेल साहब इसको थोड़ा सा मोहतात अंदाज में तज्जिया तबसरा कर रहे हैं, बट बाकी हमारे तज्जियाकार समझते हैं कि पाकिस्तान को इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और फिर अपना घर भी दुरुस्त करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।